नमस्कार। चलिए कल्पना करते हैं, आधी रात का वक्त है और एक नया देश जन्म ले रहा है। हवा में जश्न तो है, उम्मीद भी है, लेकिन साथ ही बंटवारे का एक गहरा दर्द और अनिश्चितता का डर भी है। आज हम यही समझने वाले हैं कि भारत ने इस उथल-पुथल के बीच एक राष्ट्र बनाने की इतनी बड़ी चुनौती का सामना आखिर किया कैसे। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये एक वादा था। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, यानी भाग्य के साथ एक वादा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के इन शब्दों ने करोड़ों लोगों की उम्मीदों को आवाज दी। वो सब जो एक नए, आजाद भविष्य का सपना देख रहे थे। लेकिन उस उम्मीद भरी सुबह पर एक बहुत गहरा दाग था। शायर फैज़ अहमद फैज़ ने इस कड़वी हकीकत को कुछ यूं बयां किया कि ये वो सुबह नहीं थी जिसका इंतजार था, क्योंकि ये आज़ादी की सुबह तो खून से सनी हुई थी। और सच कहें तो उम्मीद और इस त्रासदी का यही विरोधाभास आज़ाद भारत की पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी। इस नए राष्ट्र के सामने एक साथ 3 बुनियादी सवाल आ खड़े हुए। पहला, इतनी सारी अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों को जोड़कर एक देश कैसे बनाया जाए। दूसरा, एक ऐसा लोकतंत्र कैसे बने जो हर किसी को अधिकार दे। और तीसरा, करोड़ों लोगों की गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करके उनका विकास कैसे किया जाए। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहली और सबसे दर्दनाक चुनौती से ही शुरू करना होगा। चलिए देखते हैं कि कैसे बंटवारे की आग और उसकी दर्दनाक विरासत के बीच एक राष्ट्र का निर्माण हुआ। आज़ादी की खुशी बंटवारे के सदमे से जुड़ी हुई थी। उसे अलग नहीं किया जा सकता था। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये धर्म के नाम पर दिलों का बंटवारा था, और इसके नतीजे बहुत ही विनाशकारी थे। इस बंटवारे का जो राजनीतिक आधार था वो था 2 नेशन थ्योरी या द्विराष्ट्र सिद्धांत। मतलब ये सोच कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र हैं। कांग्रेस ने तो इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन 1940 के दशक की राजनीति और हिंसा ने इसे आखिरकार एक कड़वी हकीकत बना ही दिया। देश को धर्म के आधार पर बांटने का फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया, खासकर पंजाब और बंगाल में। हालात इतने खराब थे कि आज़ादी के दिन लाखों लोगों को ये तक नहीं पता था कि सुबह जब वो उठेंगे तो वो भारत में होंगे या पाकिस्तान में। इस विस्थापन का पैमाना हमारी कल्पना से भी परे है। सोचकर देखिए, लगभग 80 लाख लोगों को रातों रात अपने सदियों पुराने घर छोड़ने पड़े और एक नई, अनजान सीमा के पार जाना पड़ा। ये शायद इतिहास में इंसानों का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से हुआ ट्रांसफर था। और ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये एक खूनी नरसंहार था। एक अनुमान के मुताबिक 5 से 10 लाख लोगों ने इस नफरत की हिंसा में अपनी जान गंवा दी। शहर के शहर, गांव के गांव जल रहे थे। सादत हसन मंटो जैसे लेखकों ने उस भयावहता को अपने शब्दों में कैद किया। उन्होंने लिखा कि ये वो वक्त था जब इंसानियत के दिल के 2 टुकड़े हो गए थे। ये सिर्फ जमीन और जायदाद का बंटवारा नहीं था, ये बहुत गहरा जख्म था। भारत अभी बंटवारे के जख्मों से जूझ ही रहा था कि एक और बड़ा खतरा सामने आ गया। डर था कि कहीं देश सैकड़ों टुकड़ों में न बिखर जाए। हुआ ये कि आज़ादी के साथ ही भारत में जो 565 रियासतें थीं, उन पर से ब्रिटिश राज खत्म हो गया। अब कानूनी तौर पर वो पूरी तरह आज़ाद थीं। उनके पास 3 रास्ते थे: भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों, या फिर खुद को एक अलग देश घोषित कर दें। मतलब भारत का नक्शा एक ही झटके में बिखर सकता था। और ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं था। ये रियासतें मिलकर भारत का लगभग 1/3 हिस्सा थीं। त्रावणकोर और हैदराबाद जैसी बड़ी रियासतों के राजाओं ने तो फौरन ऐलान भी कर दिया कि वो आज़ाद रहेंगे। इस खतरे को रोकने के लिए सरदार पटेल के नेतृत्व में सरकार ने बहुत सख्त रवैया अपनाया। उनका संदेश साफ था, या तो सब मिलकर एक मजबूत भारत बनाएंगे, नहीं तो सब अराजकता में डूब जाएंगे। ज्यादातर रियासतें तो शांति से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करके भारत में शामिल हो गई, लेकिन कुछ मामलों में, जैसे हैदराबाद, वहां के जालिम शासक पर काबू पाने के लिए सेना भेजनी पड़ी। वहीं मणिपुर जैसे राज्यों में मामला काफी जटिल राजनीतिक बातचीत से सुलझा। इससे पता चलता है कि भारत को एक करने के लिए हर तरह की रणनीति अपनानी पड़ी थी। तो जब देश की बाहरी सीमाएं सुरक्षित हो गईं, तब अगली चुनौती थी भारत के अंदर का नक्शा फिर से बनाने की। आज़ादी की लड़ाई के वक्त कांग्रेस ने वादा किया था कि वो भाषा के आधार पर राज्य बनाएगी, लेकिन बंटवारे के बाद नेताओं को ये डर सताने लगा कि कहीं इससे देश में और फूट न पड़ जाए। इसलिए उन्होंने इस फैसले को टाल दिया। लेकिन लोगों की आवाज को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सका।
तेलुगु बोलने वालों के लिए एक अलग आंध्र राज्य बनाने का आंदोलन एक बहुत बड़े और विस्फोटक मोड़ पर आ गया, जब एक गांधीवादी नेता पोटी श्रीरामुलु ने अनशन करते हुए अपनी जान दे दी। इस बीजगी के बाद पूरे इलाके में दंगे भड़क गए और सरकार को झुकना पड़ा। आंध्र का बनना एक चिंगारी जैसा था। इसके बाद तो पूरे देश में भाषा के आधार पर अलग राज्यों की मांग उठने लगी। इसी के चलते राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसने आखिरकार भाषा को आधार मानकर भारत के नक्शे को फिर से बनाने की सिफारिश की, और ये प्रक्रिया अगले कई दशकों तक चलती रही। तो भारत के उन शुरुआती सालों की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि एकता हमें विरासत में नहीं मिली थी। इसे बहुत मुश्किल से बंटवारे के दर्द से उभरकर सैकड़ों रियासतों को एक साथ लाकर और आखिर में भाषाई विविधता को एक कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत के रूप में अपनाकर बनाया गया था। और ये बात हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र निर्माण कोई इतिहास की किताब में खत्म हो चुकी घटना नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और उन शुरुआती चुनौतियों की विरासत आज भी हमारी बातचीत और हमारे समाज को दिशा देती है।